गुड इवनिंग। आज हम अगले सेशन को लेकर चलना स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव करने जा रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट कर लिया मुझे कि इसका आगे का जो पोर्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जो हम पॉजिटिव कर लिया था मैं लास्ट क्लास में, नेगेटिव नहीं किया था, आज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों खत्म कर देंगे इसे। तो जैसा कि आपको याद होगा, पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब का यूज ही नहीं हो रहा था। रूल में ही है वो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही नेगेटिव आएगा या इंट्रोगेटिव आएगा, तो नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं बन सकते। वो बन सकते हैं बिना हेल्पिंग वर्ब के कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, जहां पे हम नेवर यूज करते हैं, वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं आई प्ले चेस, तो ये पॉजिटिव हो गया, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन अगर मेरे को इसको नेगेटिव बनाना है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग मुझे यूज करना पड़ेगा आई डू नॉट प्ले चेस, तो यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब एक जो मैंने आपको बताया, जब नेवर यूज करते हो आप, तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती आपको। आप यहां यूज करते हो, आप बोलते हो आई नेवर प्ले चेस, क्योंकि नेवर के अंदर ऑलरेडी नॉट और एवर मिक्स है। नेवर का मतलब ही हो गया नॉट प्लस एवर। तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो नेवर बन जाता है, इसीलिए हिडन है, हेल्पिंग वर्ब की यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, जिस केस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। अदरवाइज 99% टाइम आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जरूर करेंगे। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। रीटा डज नॉट लर्न डांस, हिंदी में इसका सिंपल सा मतलब है कि रीटा डांस करना नहीं सीखती है। We do not record video daily, हम डेली वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। I do not give test, मैं टेस्ट नहीं लेता हूं। ठीक है, यहां पे गिव का मतलब जो होता है ना, देना, जब ये टेस्ट की फॉर्म में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं आई टेक टेस्ट, इसका मतलब है मैं लिख रहा हूं अपना टेस्ट। जैसे आप टेस्ट में अपीयर होते हो ना, तो आप बोलोगे आई टेक टेस्ट, कि आप अपना टेस्ट खुद ले रहे हो। ठीक है, बट अगर हम आपको टेस्ट दे रहे हैं करने के लिए, दैट मीन्स गिव। ठीक है, टेस्ट के उसमें सेंस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं एक सिंपल सी चीज पे, कि हमको कैसे पता चलेगा कहां पे डू का यूज होना है, कहां पे डज का यूज होना है। तो आप मुझे बताओ कि कहां यूज होगा डू का और डज का। किसके साथ ही शीट का यूज होगा? डज के साथ। अगर आपको याद होगा, सेम जो सब्जेक्ट्स थे हमने यूज किए थे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, यानी उसके एंड में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। और अगर डज के एंड में देखेंगे तो क्या आ रहा है? अभी मैं क्यों पूछ रहा हूं और क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इसको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं। और डू का यूज किसके साथ करेंगे? सब्जेक्ट्स क्या होंगे डू के? आई वी यू दे और प्लूरल्स, जितने भी प्लूरल्स होंगे सबके साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन। अब बात करते हैं कि ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, ये देखो, ये तो आप लर्न करोगे, ये भी आप लर्न कर लोगे, लेकिन अगर आप इसको समझ लोगे तो आगे अप्लाई करना इजी हो जाता है स्पीकिंग में स्पेसिफिकली। वरना आप पहले रूल रिकॉल करोगे, फिर आप उसको सेंटेंस में फिट करोगे, देन यू विल स्पीक।
सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम, में बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है आपका, और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है बोलते टाइम पे। तो हमने क्या करना है, देखो हमने बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं टेंसेस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक, अगर उनके एंड में एस का यूज हो रहा है तो उनके सब्जेक्ट ही, शी, इट और एनी नेम डेफिनेटली मिलेंगे। इसमें एक चीज ऐड हो सकती है, इससे माइनस कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब्जेक्ट डेफिनेटली यूज होंगे आने वाले टेंसेस में। मैं इसको फिर से आपको रिकॉल कराऊंगा कि मैंने ये चीज आपको बताई थी। तो अब अगर आप यहां देखेंगे, रीटा क्या है, शी इज अ नेम, और एक इंसान का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। तो रीटा के साथ में हमने डज लगा रखा है, और दैट इज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। अच्छा, कुछ क्या होता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं पता है, अगर यहां डज यूज किया ना तो उनको ये लगता है रीटा के साथ हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी यूज करनी है, तो लर्न्स यूज कर लेते हैं। आप या तो हेल्पिंग वर्ब में एस लगाएंगे या मेन वर्ब में एस लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब में एस लगता है, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आते हैं मेन वर्ब से एस हट जाता है एंड इट बिकम्स ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखना आपको, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ही यहां पे फर्स्ट की फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ईएस का इस्तेमाल करते हो। अदरवाइज अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कभी भी ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं होगी। इतना समझ आ गया आपको? तो ये बहुत सिंपल से सेंटेंसेस थे, और सभी व्यूअर्स जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, देख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, अगर आपको इनके अलावा इस रूल से कोई भी सेंटेंस नेगेटिव के, इस टेंस के आपको बनाने में प्रॉब्लम आती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, जो हम थोड़ी देर में करेंगे, तो आप कमेंट में वो सेंटेंस भेज सकते हैं। मैं या तो अगर वो सेंटेंसेस कुछ लिमिटेड होते हैं 10-15, तो मैं यहीं पे वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज अगर ज्यादा होते तो मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई देके उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये था नेगेटिव पोर्शन। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंट्रोगेटिव। आपको याद होगा जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स हैं, तो मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, वो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं इंट्रोगेटिव। तो आपको याद है इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होते हैं? बताओ जरा मुझे। और इंट्रोगेटिव क्या है? ये इंट्रोगेटिव एक वर्ड से बना है जिसका नाम है इंटेरोगेशन। और पुलिस करती है इंटेरोगेशन, ये पूछताछ करती है। पूछताछ में क्या करती है? सवाल करती है। तो जितने सवाल वाले सेंटेंसेस होंगे उनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो कोई बताएगा मुझे? जिसमें यस और नो में आंसर अगर मिलता है तो डू और डज नहीं, सही जा रहे हो, थोड़ी सी डिटेल और चाहिए। उस पे हेल्पिंग वर्ब लगता है। हाँ, मैंने आपको ये बताया था। अब क्योंकि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमको नेगेटिव में पता है कि क्या थी, डू और डज, तो वो हम सबसे पहले लगा देंगे। और क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो सब्जेक्ट उसके बाद चला जाएगा। और अगर इन केस नॉट यूज करने की बात आती है तो नॉट यहां पे सब्जेक्ट के बाद ही आता है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है, नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा इंट्रोगेटिव में, लेकिन नेगेटिव में वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। यानी यूजुअली हम उसको थर्ड नंबर पे प्लेस करके चलते हैं। ठीक है, और वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म? फर्स्ट आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में एस दिया हुआ है। देन ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा। तो ये रूल भी हम बनाना सीख रहे हैं साथ साथ, क्योंकि ये आगे अप्लाई होते ही जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये क्या चीज है, क्यों पहले ये क्यों आया है। क्योंकि जब कई बार ऐसा भी होता है कि देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। डू यू नो हिम? ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम? है तो दोनों क्वेश्चन,
एक डू से स्टार्ट हो रहा है, एक वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, क्या समझना है, जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होगा इसका मतलब है कि इसका आंसर यस और नो में हम दे सकते हैं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा उसका आंसर यस नो में कभी भी नहीं आएगा। वो जो WH वाला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, WH वाले वर्ड से जो क्वेश्चन बन रहा है उसका जवाब देगा वो सेंटेंस, ना कि यस नो में देगा। तो डू यू नो हिम, इसका हिंदी में मतलब होता है क्या तुम उसको जानते हो, और व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, इसका मतलब तुम उसके बारे में क्या जानते हो, क्योंकि व्हाट का मतलब होता है क्या। क्या तुम उसको जानते हो, इसका जवाब हम हाँ ना में दे सकते कि हाँ हम जानते हैं, हाँ हम नहीं जानते हैं। लेकिन व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, तुम उसके बारे में क्या जानते हो, तो तुम इसका जवाब हाँ ना में नहीं दे सकते, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम क्या जानते हो उसके बारे में। तो ये सेंटेंस थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे देता हूं आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव के विद हिंदी ट्रांसलेशन, जो कि जो बच्चे थोड़ा सा मुश्किल पाते हैं इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस को करने के लिए, वो थोड़ा सा उनको इजी पड़ जाएगा समझने के लिए। एंड प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई हैंड राइटिंग, इट्स वेरी पुअर, आई नो। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, तुम बड़ों का कहना नहीं मानते। ओह सॉरी, नेगेटिव है। तो जो रूल है नेगेटिव का वो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, उसमें हमको क्लियर पता है रूल क्या कहता है। कोई भी रूल हो, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव, तो हमको कोई भी सेंटेंस देखते हुए पता चल जाता है कि हमको सबसे पहले क्या करना है। जो आपको सिखाया आपको वही करना, उससे अलग कुछ भी नहीं करना आपको। मानना, कहना मानना, ये आपका क्या हो रहा है, ये दैट इज वर्ब। और कहना मानना कौन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है, तुम। सो इट बिकम सब्जेक्ट। तो हमने लगाया सब्जेक्ट, और जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले लिख के भी दिखाया था, समझाया भी था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी तो डू आएगा, और नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, ये आ चुका है। यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स। राहुल के या राहुल का भाई स्कूल नहीं जाता है। तो आप क्लियर देख रहे हो, दैट इज वर्ब एंड इट इज सब्जेक्ट। तो आप देखोगे राहुल सब्जेक्ट है कि राहुल का भाई सब्जेक्ट है? नहीं, राहुल का भाई, क्योंकि स्कूल कौन नहीं जा रहा, राहुल नहीं जा रहा कि राहुल का भाई नहीं जा रहा? हाँ, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, राहुल्स ब्रदर, या आप ब्रदर ऑफ राहुल करके भी इसको लिख सकते हो। और क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि उसके एक ही भाई के बारे में बात कर रहे हैं, और वो तीसरा व्यक्ति हो गया हमारे लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो वो तीसरा व्यक्ति हो गया, सिंगुलर हो गया, तो हम उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज, एंड देन नॉट गो टू स्कूल। अब ये सेंटेंस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप देखोगे कि 1 2 3 4, ये तो 4 नंबर पे आ रहा है, ये थर्ड नंबर पे तो आ ही नहीं रहा, यानी कि मैंने आपको गलत बताया था, मैंने तो गलत सिखाया था। ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत बताऊंगा गलत सिखाऊंगा, ऐसा क्यों करूंगा मैं? ये अभी भी थर्ड नंबर पे ही है बच्चों, नॉट। रीजन क्या है, राहुल्स ब्रदर इज सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट इज एट फर्स्ट प्लेस। सब्जेक्ट आपका एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस, वो कितने भी वर्ड का हो सकता है। तो हमको क्लियर पता चल गया, दैट इज सब्जेक्ट, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, दैट इज नॉट। उम्मीद है आपको सेंटेंस समझ आ गया होगा।
इसी को इरेज करके हम थोड़े इंट्रोगेटिव के बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बना लेते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो इसका जवाब बोल सकते हैं हाँ मैं खेलता हूं, या नहीं मैं नहीं खेलता। तो सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब से यूज होगा डू यू नो, ओ सॉरी, डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? अब इसी सेंटेंस को हम यूज कर लेते हैं, तुम क्रिकेट कहां खेलते हो? तो हमको कुछ नहीं करना है, WH वाले सेंटेंस बनाना एज इजी एज दिस। हमको बस WH इससे पहले प्लेस करना होता है, तो हमारा रोल वैसे ही खत्म हो जाता है। हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, यू, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लगा दिया डू। ठीक है, डू यू प्ले क्रिकेट, तो बाकी सेंटेंस तो सेम है, लेकिन अगर हम डू यू प्ले क्रिकेट छोड़ देंगे तो इसका मतलब वो वही निकल के आएगा कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, लेकिन हमें क्या मतलब निकालना है, तुम क्रिकेट कहां खेलते हो। इसीलिए हम इसको यूज करेंगे वेयर को इससे पहले। जैसे ही वेयर यूज हुआ तो वेयर ने पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर दिया। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब मैं आपको WH वर्ड्स की एक लिस्ट यहां पे दे रहा हूं कि किस वर्ड का क्या मतलब होता है, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, और आप लोग सेंटेंसेस बनाना और जो भी डाउट होता है मुझसे पूछना, वरना अगली क्लास में मैं इस पे वीडियो और बनाऊंगा कि जो WH वाले वर्ड्स हैं उन पे एटलीस्ट एक एक सेंटेंस हो सकता है। अभी अगर हमको टाइम मिल जाएगा तो हम अपनी वीडियो को उसी में कंटिन्यूएशन में कर लेंगे। राहुल दिल्ली में किसको जानता है? तो किसको की इंग्लिश होती है हूं, और राहुल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए हमने लगा दिया डज। राहुल, whom does राहुल नो इन दिल्ली? देन राहुल ही हम ले लेते, चलो किसी और बच्चे का नाम डाल देते हैं इसमें, राजा। बाजार कैसे जाता है? हाउ डज राजा go to the market? तो कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ क्या चीज हम कर रहे हैं, हम ये रूल यहां तक तो सेम टेक्निक जो हमने सीखे, जो ट्रिक सीखी है वही अप्लाई कर रहे हैं, बस उसके आगे हम जो क्वेश्चन बन रहा है वो आगे पुट कर दे रहे हैं, दैट्स इट, उसका मीनिंग। और वो अभी मैं टेबल आप लोगों को जरूर दूंगा। देन आते हैं कि तुम कितना दूध पीते हो? अब कितने को बोलते हैं हाउ मच भी और हाउ मेनी भी। अगर आप किसी चीज को गिन सकते हैं, जो कितना दूध, कितना पानी, अगर आप उसको गिन सकते हो तो आप लगाओगे हाउ मेनी। अगर आप गिन नहीं सकते तो आप लगाओगे हाउ मच उसके लिए, हाउ मच। और जो भी कितना, जो भी वो बोल रहा है, कितना दूध कितना पानी, वो हाउ मच के साथ ही लग जाएगा,
हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, क्योंकि यू के साथ हम हमेशा डू का यूज करते हैं। हम कुछ भी इसमें नया अलग नहीं कर रहे हैं, जो सिखाया है वही कर रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे राजा जो है बाजार कैसे जाता है, इसको क्यों लिख दें हम, तो क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, वो यहां वाई आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, राजा बाजार कब जाता है, यहां कब लिख दे, कब, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, वो आ जाएगी यहां पर, बाकी सारा सेंटेंस सेम हो जाएगा। तो अब मैं इसको मिटा के आप लोगों के लिए एक टेबल लिख दे रहा हूं इंट्रोगेटिव की। उम्मीद है कि यूजफुल रहेगी और आप उसको लर्न भी करेंगे। बिना लर्न किए कुछ भी नहीं होगा। और बच्चों, वर्ब्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपको वर्ब्स याद नहीं है तो आपको सेंटेंस बनाने में बड़ी डिफिकल्टी आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैब भी, रूल्स तो आने ही चाहिए, वोकैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो WH फैमिली के वर्ड्स हम देख लेते हैं। क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, क्यों को या क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई, कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, कितना अगर आए जिसको हम बोले काउंटेबल, यानी कि जिसको गिनती कर सके, तो यूज करते हैं हाउ मच। अब वही कितना आ जाए और वो हो जाए अनकाउंटेबल, कि जिसको हम सॉरी काउंटेबल के साथ हम लगाएंगे हाउ मैनी, और अनकाउंटेबल के साथ हम लगाएंगे हाउ मच। अब इसके अलावा किसको या किनको, कोई भी वर्ड हो उसके लिए हम लगाते हैं whom। किसका, किसका, जैसे बोलते हैं ना ये पेन किसका है, ठीक है, यहां पे किसका राज चलता है, यहां पे किसकी क्लास चलती है, तो किसके किसकी के लिए लगता है whose। कहां के लिए लगता है where। कोई और भी रह गया तो बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ आया होगा अच्छे से, और आज की वीडियो हम यहीं पे ही एंड कर रहे हैं। और अभी अभी बच्चे जो मेरे पास बैठे हैं उन्होंने मुझे बताया एक और रह गया, जिसको बोलते हैं विच। विच की हिंदी होती है कौन सा, कौन सा। तो मोर और लेस WH वाले वर्ड्स बच्चों यही होते हैं। इसके अलावा भी कुछ अगर मेरे को याद आएगा तो अगली वीडियो में जरूर कवर करेंगे। आपको लगता है कोई चीज मिस हो गई है तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताना, इसको हम कंटिन्यूएशन में करेंगे। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, और जितना प्रैक्टिस में लाएंगे उतने अच्छे से समझ आएगी। आप लोगों को एक बुक रेफर कर दे रहा हूं मैं यहां पर, एक ND हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक है, जो मैं अपने मैक्सिमम बच्चों को यूज करवाता हूं, बाय PS गुप्ता। 65-70 रुपीज की तुमको मार्केट में मिल जाएगी। उसको 80 का तो प्रिंटर रेट ही है, तो तुमको 60-70 की मिल जाएगी। रिसेंट में मैंने अपने फ्रेंड के लिए खरीद के दी थी गिफ्ट, तो ये 60 रुपीज की पड़ गई थी। आप इसको खरीद लो। इसके अलावा नहीं तो आप कोई लाइट हाउस वगैरह खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, लेकिन इसमें वोकैब बहुत अच्छी है। पर्सनली इसमें रूल्स आपको नहीं पढ़ना है, इसमें जो आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दे रखे, हर टेंस के कम से कम 30-35 सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा टेंस अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।